हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे और डीवीएमएस लेक्चर सीरीज़ का ये 24th लेक्चर है। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो लेट वी सी व्हाट इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज। तो इंटीग्रिटी देखिए, कोई भी सिस्टम है तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स गवर्न करते हैं उस सिस्टम को। कोई भी सिस्टम बिना रूल रेगुलेशन के काम नहीं कर सकता। तो जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसके रूल रेगुलेशन बनाते हैं। अगर कोई गेम बनाते हैं तो उसके रूल रेगुलेशन बनाते हैं और वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम एक डेटाबेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ रूल्स बनाते हैं कि किस तरह से हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं, उसको मैनिपुलेट करने वाले हैं और रिट्रीव करके कहना चाहिए डिलीट करने वाले हैं फ्यूचर में। और वो सारी चीज़ें जो हैं किसके बेसिस पे होती हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो आर द सेट ऑफ रूल्स इट इज़ यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये करते क्यों हैं? ताकि हम एक क्वालिटी डेटा को स्टोर कर सकें। क्वालिटी डेटा से मतलब ये है कहीं जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो इनवैलिड डेटा तो नहीं है, कहीं वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करें डेटाबेस में वो ऑथेंटिक हो, ठीक है, और कंसिस्टेंट हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट में सबसे पहले आ जाता है डोमेन कांस्टेंट। तो डोमेन कांस्टेंट में कौन आता है भाई? डोमेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और डोमेन किसका होता है ऑब्वियसली फील्ड का होता है। हमारे पास फील्ड या आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे एज इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट जो है ये क्या है, हमारी एक फील्ड है। और ऑब्वियसली ये भी एक तरह का इसका एक डोमेन होता है, रेंज होती है इसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर एज है तो किस टाइप की होगी वो? ऑब्वियसली इंटीजर टाइप में मैंने इसको स्टोर करके रखा हुआ है। अब इंटीजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आने वाली है वो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जैसे कि 17, 19, 63। बट इसके बीच में ये बी क्या कर रहा है? क्या मैं बी को यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये इंट टाइप है तो यहाँ पर मैं बी को स्टोर नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अलाउड। तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन कांस्टेंट। अब आप जब रजिस्टर में कोई चीज़ करते हो तो आपने 17 लिख दिया, 18 लिख दिया, कभी इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन जब आप डेटाबेस में कोई एंट्री करने वाले हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक इट श्योर कि वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। डोमेन की वैल्यू ही वहाँ पर स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन कांस्टेंट। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड, दैट इज एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या चीज़ है? जब हम एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो हम रियल वर्ल्ड थिंग की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्सन की या ऑब्वियसली किसी रियल वर्ल्ड चीज़ की बात कर रहे हैं, थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सपोज मान लीजिए मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूनिक जनरली आप देखें नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, या फिर क्लास के अंदर रोल नंबर हो गया, या फिर कहना चाहिए एम्प्लॉय आईडी हो गई, किसी कंपनी में अगर वो काम करता है तो सिमिलरली अब ये वैल्यू जो है ऑब्वियसली यूनिक होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब भी मैं एंटिटी इंटीग्रिटी की बात करूँगा तो क्या कोई एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है कंपनी में जिसकी कोई एम्प्लॉय आईडी ही ना हो? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 123 इज द एम्प्लॉय आईडी, 142 इज द एम्प्लॉय आईडी, 164, बट हियर वी हैव null also. So null is not possible. I can't put null over here. There must be some information in the employee ID, otherwise it will unable to you can say unable to represent इंडिविजुअल, तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। दिस नल इज नॉट अलाउड इन द यूनिक unique column, that is the employee ID. Okay, so this is the entity integrity constant. इसकी definition देख लेते हैं। प्राइमरी की वैल्यू can't be null। तो यहाँ पर क्या है, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में क्या है, एंटिटीज़ को एंटरटेन कर रहा है। एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास की होती है, और की कभी भी क्या नल नहीं हो सकती। ठीक है, अदर कॉलम्स में भी नल, अदर कॉलम्स नल हो सकते हैं लेकिन की जो है हमारी कभी भी नल नहीं हो सकती। इसके बाद आगे देखें अपन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होते हैं, जो रेफरेंस क्रिएट करते हैं फ्रॉम वन टेबल टू दी अदर टेबल। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हमने एक टेबल बनाई, ऑब्वियसली उस टेबल के अंदर हमने एक प्राइमरी की बनाई होगी और उसके बाद हमने दूसरी टेबल बनाई, तो दूसरी टेबल में जो है
हमारी जो प्राइमरी की है पहले टेबल की, वही दूसरी टेबल में क्या जाके बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंस क्रिएट हो रहा है। कैसे रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, मैंने पहले एक टेबल बनाई दैट इज द डिपार्टमेंट टेबल, तो ये टेबल मैंने पहले बनाई, उसके बाद फिर मैंने एक और टेबल बनाई दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉय टेबल। तो डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की क्या थी मेरी, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था। जब मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाई तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्वियसली कुछ रेफरेंस क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक कॉमन कॉलम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, वही जो प्राइमरी की थी वो मैंने यहाँ पर जैसे ही यूज़ करी, जैसे ही प्राइमरी की और फर्स्ट टेबल मैंने दूसरे टेबल में यूज़ करी तो वो क्या बन गई, फॉरेन की बन गई मेरी। और इसके बेसिस पे हमारा क्या हो गया, रेफरेंस क्रिएट हो गया एक टेबल से दूसरे टेबल में। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। बात यहाँ पर ये है कि जब डिपार्टमेंट टेबल के अंदर मैंने डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की बनाया तो उसमें कुछ वैल्यूज़ एंटर करी, जैसे 11, 24 और 13, ये वैल्यू मैंने एंटर करी। फिर बाद में मैंने दूसरी टेबल बनाई और दूसरी टेबल वैसे ही है जैसे कि पहले फादर आया फिर सन आया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि फादर से पहले सन आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसके बाद ही वाली टेबल यूज़ हुई है, तो यहाँ पर भी कौन कौन सी एंट्रीज होनी चाहिए, ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर 11 है तो यहाँ भी 11 है, 24 24 एंड 13 13। बट यहाँ पर देखें एक एक्स्ट्रा एंट्री आपको दिखाई दे रही है 18। जब ये एंट्री हमारी प्राइमरी टेबल में नहीं है, जब हमारी मेन टेबल में ये एंट्री नहीं है, तो ये यहाँ पर फॉरेन की में कैसे आ सकती है। जब प्राइमरी की में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉरेन की में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ये कहता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, एंश्योर्स दैट देयर मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट अ वैलिड रिलेशनशिप, there must always exist a valid relationship between the two relational database table। तो ये एक valid relationship establish नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 18 नहीं है पर यहाँ पर है, so this is not allowed। अब आगे देख लेते हैं लास्ट, दैट इज की कॉन्स्टेंट्स। अब की कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, की भी कुछ नियम कानून होते हैं। जो हम की बना रहे हैं यहाँ पर, की मस्ट बी यूनिक, की एलिमेंट में कभी नल नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो की कांस्टेंट क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी मैंने बनाई है जो कि क्या है, प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की में मैंने वैल्यूज एंटर करी है 1000, 1007, 1003 एंड अगेन 1007। सो दिस इज नॉट अलाउड क्योंकि प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यूज क्रिएट होती है। यहाँ पर हमेशा जब भी नई वैल्यू क्रिएट होगी तो वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगी। आप खुद ही सोचें, अगर क्लास में रोल नंबर है तो 1 2 3 4 5 फिर से 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। दो स्टूडेंट के क्या एनरोलमेंट नंबर सेम हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरह से एम्प्लॉय आईडी क्या रहेगी, हमेशा हमारी यूनिक रहेगी। और अगर इस तरह से कोई एंटर करने की कोशिश करता है रिपीटेड वैल्यू, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो दिस इज कॉल्ड दी की कॉन्स्टेंट। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। की आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। ठीक है ना, तो की के मदद से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। लेकिन कब कर पाएंगे, जब उसमें सारी वैल्यूज़ क्या हों, यूनिक हों। तो होपफुली आपको ये सेशन समझ आया होगा। इंटीग्रिटी कांस्टेंट पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ लेना आप लोग। थैंक यू वेरी मच क्लास।